हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरें बिना देरी के आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के अब अवैध प्रवासियों को कोस्टा रिका भेजेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से मच गई बहुत बड़ी हलचल। दोस्तों बताएंगे आखिर क्या होने वाला है कोस्टा रिका में इन बड़े फैसले के बाद। तो वहीं बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका से वापस लौटते ही मच गया वहां बवाल। सड़क पर उतरे लोग ट्रंप पर संविधान खत्म करने का लगा दिया आरोप। तो वहीं भारत बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बहुत बड़ी बैठक। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। तो वहीं क्या भारत और चाइना मिलकर रोकेंगे रशिया यूक्रेन का युद्ध? चीनी सैन्य विशेषज्ञ के बयान पर मच गई खलबली दोस्तों। तो वहीं कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्या होने वाली है आज बैठक, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत को जल्द सुपर पावर कंट्री बनते हुए देखना चाहते हैं, निरंतर डेवलपमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के अवैध प्रवासियों को कोस्टा रिका भेजेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस बड़े फैसले से मच गई बड़ी हलचल। जी हां, मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका ने अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्हें कोस्टा रिका भेजने के बाद उनके भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस रोबल्स के कार्यालय ने घोषणा की है कि अमेरिका के वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत बुधवार को निर्वासन शुरू होगा और प्रवासियों को पनामा की सीमा के पास एक अस्थायी केंद्र में हिरासत में रखा जाएगा। कोस्टा रिका या अमेरिका ने ये नहीं बताया है। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि कोस्टा रिका या अमेरिका ने यह नहीं बताया है कि कोस्टा रिका में हिरासत में लिए जाने के बाद प्रवासियों का क्या होगा। जी हाँ, ये सौदा अमेरिका को निर्वासित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे प्रवासियों के लिए देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हिरासत केंद्र स्थापित करने और नकारात्मक दृष्टिकोण से बचने में मदद करेगा। जी हाँ, राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि कोस्टा रिका सरकार ने 200 अवैध प्रवासियों को उनके देश में वापस भेजने में अमेरिका के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। जी हाँ, और यही सबसे बड़ी वजह है बवाल मचने का कि इनको हिरासत में लिए जाने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है। जब तक यह क्लियरिटी या क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इस मुद्दे पर बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। जी हाँ, सबसे पहला सवाल, अगर वो भारतीय हैं और अमेरिका ये मान रहा है कि वो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको भारत सरकार से इजाजत लेने के बाद ही दूसरे देश में या दूसरे क्षेत्र में मूव कराना होगा, जो कि अमेरिका ने अब तक नहीं किया है। ये सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जी हाँ, अब देखना यह होगा कि भारत का विदेश मंत्रालय इस पर क्या बड़ा एक्शन लेता है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा और कठोर फैसला ले लिया है। वो ये है कि भारत को अब हर साल 58,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। कैसे बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की धमकी दे दी है। इस धमकी से भारत के कई एक्सपोर्ट सेक्टर्स में चिंता बढ़ चुकी है। माना यह जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे हर साल लगभग $7 बिलियन यानी कि करीब करीब अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सिटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार के इस फैसले से भारत को हर साल करीब 58,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार इस नए टैरिफ स्ट्रक्चर को समझने और इसे बचाव के लिए अमेरिका के साथ एक नए व्यापार समझौते की तैयारी कर रहा है। दोस्तों ऐसे में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, लगातार और धुएंधार वो बड़े से बड़े फैसले ले रही है। दोस्तों कुछ भारत के समर्थन में हैं, लेकिन ज्यादातर हम देख पा रहे हैं कि विरोध में ही फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, मोदी के लौटते ही अमेरिका में बवाल। सड़क पर उतरे लोग ट्रंप पर संविधान खत्म करने का लगा दिया आरोप। दोस्तों क्या है इन प्रदर्शनकारियों की मांग, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? बता दें, अमेरिका में एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर उतरे लोग डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह करार दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोग सोमवार को प्रेसिडेंट डे के दिन ही उनके खिलाफ संविधान को नहीं मानने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर दिया। प्रेसिडेंट डे के अवसर पर अमेरिकी लोगों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने इस दिन को नो किंग्स डे का नाम दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को कहना है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से ही संविधान की हत्याएं हो रही हैं। ट्रंप और उनके सहयोगी एलॉन मस्क लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हर दिन कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे देश की संघीय व्यवस्था खत्म हो जाए। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप
और मस्क को तानाशाह बताते हुए उनको हटाने को लेकर नारेबाजी की है। मेनली आपको बता दें, उन्होंने नौकरशाही पर लगाम लगाने का जो फैसला लिया है दोस्तों, जिसकी वजह से अब तक हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, इसको लेकर भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। और इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ यही फैसला नहीं बल्कि जब से राष्ट्रपति बने हैं धुआंधार बड़े नेगेटिव फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी फेवर में फैसले नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा उठाए गए मांग और भारत के खिलाफ ही लिया गया वो फैसला, इन पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज, भारत बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच दिल्ली में शुरू हुई वार्ता। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता मंगलवार को दिल्ली में शुरू हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस वार्ता में बीएसएफ द्वारा बाड़ लगाने के काम में बाधा डालने और बांग्लादेशी शरारती तत्वों द्वारा बीएसएफ के कर्मियों और नागरिकों पर हमलों से संबंधित मुद्दों को बीजीबी के समक्ष उठाया गया। पिछले वर्ष अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच ये पहली शीर्ष स्तरीय बैठक है। दोनों सुरक्षा बलों के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन यहाँ लोधी रोड स्थित बीएसएफ मुख्यालय में शुरू हुआ, जहाँ बीजेपी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ अजमा सिद्दीकी का स्वागत किया गया। बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल सोमवार को भारत पहुंचा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने उनका स्वागत किया। बीएसएफ ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि सम्मेलन का आयोजन सीमा संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सीमा सुरक्षा बलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इन वार्ताओं का अंतिम संस्करण पिछले वर्ष मार्च में ढाका में आयोजित किया गया था। दोस्तों, वहीं बता दें, बांग्लादेश ने सार्क में नई जान फूंकने के लिए मांगा भारत का समर्थन। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने मस्कट में एक बहुपक्षीय सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बैठक में दक्षेस यानी सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए भारत से समर्थन मांगा है। रविवार को मस्कट ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हुसैन ने 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल संधि के नवीनीकरण के लिए चर्चा शुरू करने की मांग की और दक्षेस अस्थायी समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इस मामले में नई दिल्ली से समर्थन का अनुरोध किया। वहीं बता दें, भारत कतर को लेकर बड़ी खबर, राष्ट्रपति मुर्मू के रात्रि भोज में पहुंचे कतर के अमीर शेख, भारत के लिए क्या क्या कहा उन्होंने बता दिया। 18 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया, वेलकम किया और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कतर के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस रात्रि भोज में शिरकत की। बता दें कि कतर के अमीर शेख की ये भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है। ये यात्रा न केवल सद्भावना का संकेत थी बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जश्न मनाने का अवसर भी था। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत के विकास की तारीफ करते हुए कहा कि हमने सभी क्षेत्रों में भारत की उल्लेखनीय प्रगति देखी है। हमें विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दशकों में भी फलती फूलती रहेगी। अपने ऐतिहासिक संबंधों और साझा हितों के आधार पर हम विश्वसनीय और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा सहयोग हमारी भविष्य की रणनीतियों का एक अनिवार्य हिस्सा होगा। यानी कि एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की बात कही गई है दोस्तों शेख के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा जो सवाल रह गया, सस्पेंस रह गया, वो ये कि अब तक कतर में कैद 600 भारतीयों को लेकर कोई बात नहीं हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर में अभी भी 600 भारतीय बंद है। इसके अलावा एक भारतीय नौसेना के अधिकारी भी कैद में है। जैसा कि आपको पता है, कतर के अमीर 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सोमवार को भारत पहुंचे थे। हर एक मुद्दों पर बात हुई, लेकिन विदेश मंत्रालय के सचिव ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि क्या पीएम मोदी जी और कतर के अमीर के बीच भारतीय नौसेना के अधिकारियों को लेकर कोई बातचीत हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से की मुलाकात। भारत यूके संबंधों पर हुई चर्चा। जी हाँ, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात पर कहा कि ऋषि सुनक भारत के अच्छे मित्र हैं। इस मुलाकात के दौरान सुनक का परिवार भी मौजूद रहा। पीएम मोदी जी ने इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि उनके बीच कई विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुई। पीएम मोदी जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक और उनके परिवार से मिलकर खुशी हुई। हमारे बीच कई विषयों पर शानदार बातचीत हुई। उन्होंने आगे कहा कि ऋषि सुनक भारत के एक सच्चे मित्र हैं और भारत यूके संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रति समर्पित हैं। ऋषि सुनक ने भारत यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के तरीकों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट
पोस्ट करके लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री और संसद सदस्य से मुलाकात की। वहीं बता दें, नेपाल में भारतीय दूतावास के सामने छात्र संगठनों ने किया भारी प्रदर्शन, पीड़िता के लिए मांगा न्याय। जी हां, नेपाल के विभिन्न छात्र संगठनों ने मंगलवार को काठमांडू में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बोले तो KIIT में एक नेपाली छात्रा की मौत के मामले में जांच की मांग की। इस मामले को लेकर नेपाल के छात्रों ने भी भुवनेश्वर स्थित कॉलेज के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नेकपा माओवादी केंद्र, नेपाल कांग्रेस और नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों ने काठमांडू के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया और भारत में रह रहे नेपाली छात्रों की सुरक्षा की मांग की। अखिल नेपाल राष्ट्रीय मुक्त छात्र संघ क्रांतिकारी ने काठमांडू के मैती घर मंडला में प्रदर्शन किया और सरकार से कूटनीतिक चैनलों का उपयोग करने की मांग की। वहीं बता दें, जिसके बाद ओडिशा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नेपाल को लेकर गलत टिप्पणी करने वाले निलंबित कर दिए गए हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नेपाली छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकालने के फैसले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। KIIT में गर्ल्स हॉस्टल के अतिरिक्त निदेशक जयंती नाथ ने माफी मांग ली है। तो वहीं ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन भी कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के एक खिलाड़ी की सुरक्षा में लगेंगे 100 पाकिस्तानी पुलिस वाले। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, एक खिलाड़ी के लिए 100 पाकिस्तानी पुलिस वाले लगने वाले हैं। पाकिस्तान में 3 दशक बाद इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में किसी भी तरह की सुरक्षा चूक नहीं चाहता। इस क्रिकेट बोर्ड की सिफारिश पर पाकिस्तान गृह विभाग ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए लंबी चौड़ी फौज की तैनाती की है। जियो टीवी के मुताबिक मैच खेलने आए खिलाड़ियों के लिए 12,000 पुलिसकर्मी 3 शहरों में तैनात किए गए हैं। ये सभी पुलिसकर्मी खिलाड़ियों की सुरक्षा करेंगे। दोस्तों, ये खबर बताती है कि पाकिस्तान को भी पता है कि उनका देश कितना सुरक्षित है। जी हाँ, वही बता दें, पाकिस्तान के स्टेडियम में नहीं लगा इंडियन फ्लैग तो भड़क गई पाकिस्तान की आवाम, कहने लगी बेइज्जती करवा दी, भारत की चीजें भूल गए। पाकिस्तान के स्टेडियम में भारतीय झंडा नहीं लगाए जाने से विवाद शुरू हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होने वाले सभी देशों के झंडे लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत का नहीं। इसको लेकर पाकिस्तान की जनता ने अपनी सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि ये इंसल्ट वाली बात है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। एक पाकिस्तानी शख्स ने PCB की ओर से दी गई सफाई पर भी सवाल उठा दिए और कह दिया कि ये क्या नियम है कि जो देश मैच नहीं खेल रहा है उसका झंडा नहीं लहराएगा। उन्होंने अपनी सरकार को याद दिला दिया कि जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया ने पाकिस्तान का झंडा भी लगाया था और राष्ट्रगान भी बजवाया था। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी ने इस मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। लोगों ने कहा है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रही? पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के मुल्कों के फ्लैग से लहराए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का फ्लैग उधर नहीं लहराया जाएगा। आखिर क्यों? वाकई में दोस्तों, बड़ी ही निचता पर उतर चुका है पाकिस्तान। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने बिना यूक्रेन के रशिया से शुरू कर दी बात, तो जेलेंस्की ने स्थगित कर दिया सऊदी अरबिया का दौरा। अब रख दी है बड़ी मांग। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को सऊदी अरब में रूस और अमेरिकी अधिकारियों के बीच चल रही वार्ता की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के भविष्य पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें खुद यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया जा रहा। तुर्की की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जेलेंस्की ने कहा कि ये वार्ताएं रशिया और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हो रही है और विषय है यूक्रेन, लेकिन इनमें यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया गया है। इस दौरान ऐसी खबरें हैं कि जेलेंस्की ने अपना सऊदी अरबिया का दौरा ही स्थगित कर दिया। तो वहीं चीनी सैन्य विशेषज्ञ के बयान ने मचा दी खलबली, कह दिया भारत और चीन मिलकर रोकेंगे रशिया यूक्रेन का युद्ध। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जिस प्रकार से रशिया के साथ युद्ध विराम के लिए अपने देश को सुरक्षा गारंटी देने की मांग की है, उन्होंने सुझाव दिया है कि यूक्रेन में एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव पर चीन के पूर्व कर्नल और रक्षा विशेषज्ञ झोउ बो ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन के सैनिक भारत जैसे गैर नाटो देशों के साथ मिलकर युद्ध विराम समझौते को लागू करने में मदद कर सकते हैं। झोउ बो, जो त्सिंगुआ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी का वरिष्ठ शोधकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि चीन युद्ध के बाद शांति बहाल करने में अहम भूमिका निभा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना की तरफ से यह बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद रशिया यूक्रेन के युद्ध को खत्म करवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब तक तो कोई भी शांति वार्ता नहीं हो पाई है और डोनाल्ड ट्रंप के उस वादों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बीच चाइना ने यह बयान दे करके वाकई में मीटर को बढ़ा दिया है, गर्माहट बढ़ा दी है। जी हाँ, लेकिन दूसरी ओर रशिया ने बड़ा बयान दे दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आवश्यकता पड़ने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि रशिया ने जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठा दिए हैं और कह दिया कि सुरक्षा के व्यापक मुद्दों पर चर्चा किए बिना युद्ध का हल संभव नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से कह दिया है कि पुतिन पहले ही कह
कह चुके हैं कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो वे जेलेंस्की से बातचीत अवश्य करेंगे। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की हेकड़ी हुई गुम तो हसीना पर भारत से गिड़गिड़ाने लगा बांग्लादेश, कहने लगा कम से कम कुछ तो प्रतिबंध लगा दीजिए भारत। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस सौंपने के मुद्दे पर पड़ोसी देश बांग्लादेश की सारी हेकड़ी गुम हो गई है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत से दरखास्त की है कि अगर शेख हसीना को ढाका प्रत्यर्पित नहीं कर सकते तो कम से कम उन पर कुछ प्रतिबंध ही लगा दीजिए। द हिंदू को दिए इंटरव्यू में हुसैन ने कहा कि ऐसा करने से हसीना को भड़काऊ और झूठे बयान देने से रोका जा सकेगा और इससे बांग्लादेश में स्थिति काबू में हो सकेगी। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों भारत में एक सर्वे करवाया गया जिसमें 50% से ज्यादा लोग शेख हसीना को भारत में रहने से नाराज हैं और कह रहे हैं कि चली जाएं वापस। हाल ही में भारत में हुआ एक सर्वेक्षण ये दर्शाता है कि भारत के अधिकांश लोग बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं और चाहते हैं कि वो भारत छोड़कर चली जाएं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि 50.2% भारतीयों का मानना है कि शेख हसीना को भारत छोड़ देना चाहिए, तो वहीं 21.1% लोगों का कहना है कि हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए और 29.1% लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी तीसरे देश में स्थानांतरित किया जाए। सर्वे के मुताबिक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हसीना के प्रति नाराजगी ज्यादा देखी जा रही है। इन राज्यों के नागरिकों का कहना है कि बांग्लादेश के साथ उनकी सीमा साझा होने की वजह से हसीना के कारण उत्पन्न उथल पुथल का उन पर सीधा असर पड़ा है। इन राज्यों में 55% लोग चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। इन क्षेत्रों में हसीना के खिलाफ काफी आक्रोश है क्योंकि यहाँ की जनता बांग्लादेश की राजनीतिक घटनाओं से गहरे प्रभावित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई में शेख हसीना को भारत से वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए? आप लोग इस सवाल का जवाब अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं कितने लोग कहते हैं हाँ और कितने लोग कहते हैं नहीं भेजना चाहिए या तभी भेजना चाहिए जब वो फिर से सत्ता में वापसी करें, अन्यथा नहीं। जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वहीं बता दें, तालिबान में मचा बवाल, अफगानिस्तान लौटने से सिराजुद्दीन हक्कानी का इनकार, किस देश में छिपा बैठा है बता दें अफगानिस्तान पर काबिज। तालिबान में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इसमें एक धड़े का नेतृत्व कंधार से तालिबान प्रमुख हिबतुल्लाह अंखुदजादा कर रहा है और दूसरे गुट का नेतृत्व हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहा है। हालांकि हिबतुल्लाह के गुट के आगे हक्कानी की एक नहीं चल पा रही है। इस कारण अपनी जान को खतरा देखकर तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान छोड़कर फरार है। वो लंबे समय से विदेश में छिपा हुआ है और अभी तक अफगानिस्तान वापस नहीं लौटा। तो वहीं आपको बता दें, भारत के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। संसद में कश्मीरियों के समर्थन में पारित किया प्रस्ताव। जी हां, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के बीज बोने वाला पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने गिड़गिड़ाया है। मंगलवार को उसकी संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भारत से आग्रह किया गया है कि कश्मीरियों को उनका भविष्य तय करने के लिए एक निष्पक्ष जनमत संग्रह कराया जाए। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उसरा कश्मीरियों को उनके लोकतांत्रिक हक का प्रयोग करने की मांग की गई है। दोस्तों, वहीं भारत अमेरिका दोस्ती से चिड़े बड़बोले बिलावल भुट्टो इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से उगल दिया जहर। जी हाँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बोले तो पीपीपी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच पुल बन सकता है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए बिलावल ने चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जुड़ाव, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद हो भारत के साथ संबंधों में सुधार और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कर दी। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली और मुंबई में खुलेंगे टेस्ला के शोरूम, होगी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री। जी हां, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें, सूत्रों के मुताबिक टेस्ला ने भारत में अपने 2 शोरूम खोलने के लिए दिल्ली और मुंबई शहरों में स्थानों का चयन किया है। यह कदम कंपनी के उन लंबे समय से स्थगित योजनाओं की ओर बढ़ने का संकेत है जिनके तहत वो भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री शुरू करना चाहती है। यह जानकारी इस मामले से परिचित सूत्रों ने दी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कौन कहता है कि भारत साल 2030 तक देश में ईवी सेल्स को 30% तक लेकर जाना चाहता है। भारत की नजर सिर्फ भारत के बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रह गई। अब भारत ईवी में भी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के मूड में सामने आ गया है। अब उसकी नजर ईवी के उस ग्लोबल मार्केट पर है जो कि 2033 तक $2.1 ट्रिलियन होने का अनुमान है। जी हाँ, भारत टेस्ला की उंगली पकड़कर इस मार्केट का छावा बनकर चीन को पटकनी देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां पर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किसे चुनेंगे दिल्ली का सीएम। विधायक दल की बैठक में होगा बड़ा फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। दिल्ली की जनता ने 8 फरवरी को अपना जनादेश दिया। दिल्ली वालों ने प्रधानमंत्री मोदी के वादों पर भरोसा किया और बीजेपी ने 8 फरवरी को इतिहास बना दिया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता बीजेपी को सौंप दी, लेकिन 10 दिन बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम की जगह उसे चुने जाने की तारीख और समय बता रही है। ऐसे में दिल्ली वालों को इंतजार है कि उनसे प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किए गए वादों को दिल्ली में कौन पूरा करेगा। अब दिल्ली में बुधवार 19 फरवरी यानी आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा।
और गुरुवार को मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में भारी भीड़ के बीच में शपथ लेंगे। अगर बात करें सीएम के चेहरे की, तो आपको बता दें कि शपथ से पहले दिल्ली में सीएम की रेस में अब सिर्फ तीन ही नाम बचे हुए हैं, जिसमें भी पहले नंबर पर बीजेपी की महिला विधायक है दोस्तों, और वो पहला नाम है शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का, दूसरा नाम है रोहिणी की एमएलए विजेंद्र गुप्ता का, और तीसरा नाम है जनकपुरी के विधायक आशीष सूद का। दोस्तों सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं तीन नामों को पार्टी नेतृत्व ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब इन तीनों की ताकत और कमजोरियों को तौला जा रहा है। बहरहाल असली घोषणा क्या निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप मीटिंग के बाद इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन बना सीएम। आपको बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की ताजपोशी खास होने वाली है। 50,000 बुलावे दिए गए हैं। केजरीवाल और आतिशी को भी न्योता दिया गया है। जी हाँ, पार्टी नेताओं ने कहा है कि 20 फरवरी को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच आपको बता दें स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी ही प्रचंड जीत, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा गुजरात से दिल का रिश्ता। जी हाँ, गुजरात में बीजेपी ने अपने किले को और मजबूत कर लिया है। संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करने पर भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी। जैसा कि उनका आप ये एक्स ट्वीट देख पा रहे होंगे, उन्होंने कहा कि गुजरात का भाजपा से रिश्ता न सिर्फ अटूट है बल्कि उसमें लगातार और मजबूती आ रही है। राज्य में हुए निकाय चुनाव में भाजपा को अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए मैं गुजरात की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है। इससे हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को और अधिक ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की बहुत सराहना करना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम और प्रयासों से ये शानदार विजय मिली है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये टीवी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।